Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss physical chemistry part of AITS minus test second which was held on 9th February 2025. Let's start with first question of physical chemistry and that is question number 46. Question number 46, the density of water is 1 gram per milliliter. What is the volume occupied by 1 molecule of water? हम जैसे जानते हैं कि वाटर जो होता है उसका मोलर मास 18 ग्राम होता है और 18 ग्राम correspond to 18 मिलीलीटर सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो 18 मिलीलीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई? तो एन मॉलिक्यूल्स हैं। एन बोले तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 18 मिलीलीटर है तो फॉर वन मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल वो हो जाएगा हमारा 18 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स। तो समझ में आता है 6 और ये ऑप्शंस ऑब्वियसली मिलीलीटर में है क्योंकि ये मिलीलीटर में है। तो ये 6 3 18 3 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स। तो ये 2.98 वाला सही आंसर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6.022 था, अगर 6 ले लिया तो 3 आया था। 6.022 ले लेंगे तो वेरी क्लोज टू 3 आएगा, नॉट इक्वल टू 3, स्लाइटली लेस देन 3। तो आंसर हमें करना चाहिए फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 49 है, if solubility of nitrogen in water at 300 Kelvin and 500 torr pressure is 0.01 gram per liter। बोले तो 0.01 ग्राम डिजॉल्व है 1 लीटर में, अगर प्रेशर कितना है भाई? 500 टॉर। अब कह रहा है कि अगर प्रेशर को 750 टॉर कर दूं मैं, 750 टॉर कर दूं तो ग्राम पर लीटर में, मतलब 1 लीटर में ही आपको बताना है ये मास। आपको समझ में आ रहा है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p होता है बच्चे। मतलब अगर ये 1.5 टाइम्स हुआ है प्रेशर तो पक्का मास भी 1.5 टाइम्स हो जाएगा। तो सिंपल है, हमें लगाना था m1 बाई m2 इज इक्वल टू p1 बाई p2, बेसिक्स ऑफ हेनरीज लॉ। और हमें समझ में आता है कि 1.5 टाइम्स ऑफ 0.01 इज 0.015। तो आंसर फोर्थ कर देते हैं हम लोग ग्राम पर लीटर में। सिंपल क्वेश्चन है। m1 बाई m2 इज इक्वल टू p1 बाई p2, हेनरीज लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 52 है बच्चे, मोलैरिटी ऑफ लिक्विड HCl विल बी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर लीटर पर मिलीलीटर पर सीसी है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, तो डेंसिटी गिवन और प्योर लिक्विड की मोलैरिटी पूछ रहा है। तो आपको पता है कि प्योर लिक्विड की मोलैरिटी जो होगी 1.17 ग्राम डिजॉल्व है 1 मिलीलीटर में, तो मोलैरिटी हो जानी है 1.17 डिवाइडेड बाई 36.5 HCl का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 1 और इनटू 1000। सॉल्व किया तो ये वैल्यू मोलैरिटी 32.05 मोलर हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज सेम डेटा के साथ आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में, पैकेज में हमारे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। प्योर लिक्विड की मोलैरिटी के लिए आपको वैसे याद रखना चाहिए कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई वट एवर द डेंसिटी गिवन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द लिक्विड, और ये हमारा मोलैरिटी आ जाएगा। तो ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बेसिक से भी आप कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बोर्ड पे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इज और आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम वाला टर्म होगा वो डिपेंड करेगा, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म नहीं होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, आपने पढ़ा है। मोलारिटी, नॉर्मेलिटी ये सब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्योंकि नीचे वॉल्यूम रहता है, पर लीटर है ये। तो हमें आंसर करना चाहिए मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएगा पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिपेंड ऑन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर टाइप का। तो सिंपल है, मुझे लगता है हर बच्चे ने सही किया होगा।
क्वेश्चन नंबर 56 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देखें आप बोर्ड पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर इक्वल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम कर दी और हमें पता है बच्चे पाई इज इक्वल टू ICRT होता है। टेम्परेचर की कोई बात नहीं करी, आर तो कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन भी आपने सेम कर दिया, तो बस पाई देखना है मुझे। तो फॉर KCl आई की वैल्यू 2 होती है। एसिटिक एसिड CH3COOH के लिए 1 प्लस अल्फा होगी आई की वैल्यू। एंड फॉर सुक्रोज के लिए आई की वैल्यू हमारी 1 हो जानी है। तो 1 से बड़ा 1 प्लस अल्फा और सबसे बड़ा 2, तो समझ में आता है KCl का सबसे ज्यादा, फिर एसिटिक एसिड, फिर सुक्रोज, ये हमारा पाई का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आई देखना था आपको, पाई इज इक्वल टू ICRT और आंसर मिल जाता आपको। सॉल्यूशन चैप्टर का वांट ऑफ फैक्टर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखें आप बोर्ड पे। लिक्विड्स A and B form an ideal solution and the former has stronger intermolecular forces। फॉर्मर बोले तो A का इंटरमोलिकुलर फोर्स B से ज्यादा कह रहा है वो, मतलब वो कहना चाहता है बच्चे कि P0A और P0B में P0B बड़ा है। फॉर्मर है स्ट्रॉन्गर, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होता है वोलेटिलिटी कम होती है। वोलेटिलिटी कम होना मतलब वेपर प्रेशर कम होना। Ka and Ka dash are mole fraction, XA और X dash भी आप पढ़ सकते हैं, are the mole fractions of A in solution and vapor in equilibrium then। आपको जैसे पता है कि भाई Ka dash जो होता है वो बराबर होता है P0A इंटू Ka और डिवाइड बाई PS बच्चे। अगर P0A से P0B बड़ा है तो जो PS होगा वो P0A से तो बड़ा और P0B से छोटा होगा। अगर हम राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे, अगर हम दो चीजों को मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन अगर आइडियल बनता है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट्स होगा। मतलब P0A और P0B के बीच में कोई वैल्यू आएगी। अब एक से ज्यादा दूसरे से कम हो सकता है, तो वो हमें आइडिया लग गया कि P0A से बड़ा और P0B से छोटा होना है। अब आप देखिए तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई Ka डैश बाई Ka एक्चुअल में P0A बाई PS है भाई, और P0A बाई PS में अब ये वैल्यू बड़ी है छोटी है, वो तय करेगा कि PS बड़ा है चूंकि P0A से, तो ये Ka डैश बाई Ka लेस देन 1 हो जाएगा। तो आंसर थर्ड करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सिंस P0A इज लेस देन PS, तो इसलिए ये रेशियो जो होगा ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो थर्ड आंसर सही लग रहा है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल था। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको मेडिकल में पहले पूछा हुआ मिल जाएगा। बेंजीन और टॉल्विन के बारे में पूछा था, मुझे लगता है आपने देखा होगा। हाँ, 1:1 मोलर मिक्सचर था, यहाँ कोई मिक्सचर नहीं दिया, तो बेसिक मोल फ्रैक्शन वेपर फेज का फॉर्मूला लगाया, आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 के बाद। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शो अ पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम राउल्स लॉ। इनमें से कौन पॉजिटिव डिविजन शो करेगा राउल्स लॉ के लिए? वाटर नाइट्रिक एसिड, मुझे लगता है हर बच्चे को आता होगा नेगेटिव डिविजन। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेगेटिव डिविजन। बेंजीन मिथेनॉल पॉजिटिव डिविजन। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव। मुझे लगता है ये 3 एग्जाम्पल 1, 3 और 4 तो एज इट इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप हर बच्चे को आता होगा। बेंजीन मिथेनॉल अगर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ मिथेनॉल वाली थोड़ी कम हो जाएगी। बेंजीन मिथेनॉल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है पहले से कम हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव डिविजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी सब नेगेटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ डाइपोल पहले से स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले से स्ट्रांग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखिए आप बोर्ड पे। K2HgI4 इज 40% आयनाइज्ड। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि K2HgI4 कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, जब ये आयनाइज होगा तो 2K पॉजिटिव और प्लस HgI4 2 नेगेटिव ऐसा कुछ देगा। इसका मतलब इसमें 3 आयंस मिलने वाले हैं, तो अगर ये 1 था तो ये 0 0 था, ये 1 माइनस अल्फा होगा तो 2 अल्फा और अल्फा होगा, तो I की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा होनी है एंड अल्फा इज गिवन एज 40%, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 40/100 दैट इज 1.8।
तो आंसर इसका समझ में आता है। सेकंड, क्वांट ऑफ फैक्टर का एक सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, जो लिखा था रिप्रेजेंटेशन उसको आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना है, कितने आयंस आयनाइज होकर दे सकता है, तो आप कर सकते थे, ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आप देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है बच्चे। इन द फॉलोइंग हाफ सेल्स हैव ई नॉट वैल्यूज एज, वही एग्जाम्पल जो आपको क्लास में कराया जाता है, फेरिक आयन का फेरस में कन्वर्जन, फेरस का आयरन में कन्वर्जन, तो कहा जाता है कि फेरिक का आयरन में कन्वर्जन के लिए बताइए, एफई में कन्वर्जन के लिए बताइए कि ई नॉट वैल्यू क्या होगा। ऐसा सिचुएशन में आपको सिखाया गया है कि आपको डेल्टा जी यूज करना है इंस्टेड ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ डायरेक्ट जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन डेल्टा जी चूंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसे केस के लिए हमारे पास जब दो हाफ रिएक्शन को जोड़ के इन दोनों के एडिशन से ही तो ये तीसरा रिएक्शन आना है, तो ऐसे सिचुएशन में E03 बराबर होता है बच्चे N1 E1 और प्लस N2 E2 और डिवाइडेड बाई N3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1? 1 इलेक्ट्रॉन, E1 Y1, तो ये Y1 हुआ, N2 की वैल्यू 2 और ये माइनस, तो ये माइनस 2Y2 हुआ, और डिवाइड बाई N3 की वैल्यू 3 है, तो आंसर Y1 माइनस 2Y2 बाई 3 एंड दैट इज फोर्थ। तो आंसर इसका हमें फोर्थ करना चाहिए। ये भी सिंपल है और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आया है, तो ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन था 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 70 बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 70 है बच्चे, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाज फाउंड टू बी 220 ओम के यूजिंग कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट 0.88 पर सेंटीमीटर। तो बच्चे इसमें जी स्टार दिया हुआ है 0.88 पर सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 220 ओम। तो हमें पता है कि जी स्टार जो होता है वो R इंटू कंडक्टिविटी होता है, तो यहां से K आ गया हमारा जी स्टार बाई R, दैट इज 0.88 और डिवाइडेड बाई 220, और ऑब्वियसली ये पर सेंटीमीटर में डेटा है, तो हमको पता है कि भाई K अगर मिल गया, अगर हमको पर सेंटीमीटर नहीं, K की वैल्यू है ये, तो अगर हमको K मिल गया, साइमन पर सेंटीमीटर में आएगा या पर ओम पर सेंटीमीटर में आएगा, तो लेमडा ई पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताइए। तो लेमडा ई होता है बच्चे K बाई नॉर्मेलिटी इंटू 1000, चूंकि ये साइमन पर सेंटीमीटर में है, पर ओम पर सेंटीमीटर में, K की वैल्यू पुट करी 0.88 डिवाइडेड बाई 220 और नॉर्मेलिटी है सॉल्यूशन की 0.01, तो यहां 0.01 रखा और इंटू 1000। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके हमारा 400 मो बोले तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 70 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 के बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 73। ड्यूरिंग चार्जिंग of lead storage battery the reaction at anode is represented by charging discharging का रिएक्शन lead storage battery में बदलता है। आपको पता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में गैल्वेनिक और आपका जैसे चार्ज होना बोले तो नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोलाइसिस और डिस्चार्ज होना बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस गैल्वेनिक प्रोसेस वाला जो एग्जाम्पल होता था, तो ये दोनों का एग्जाम्पल होता था। आपको ये बताया गया है कि जब चार्ज होता है बैटरी तो H2SO4 जनरेट होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो H2SO4 कंज्यूम होता है। तो इसमें हमने देखना था कि एनोड का रिएक्शन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन बच्चे, तो ऑक्सीडेशन देखना था। तो ये तो अभी कुछ नहीं होने जा रहा, ये ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन Pb का Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्जन है, यहां सल्फ्यूरिक एसिड की कोई बात नहीं करी है। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है कि Pb PbO2 दोनों मिलकर PbSO4 बनाता है जब डिस्चार्ज होता है, और ठीक इसका उल्टा होता है जब वो रिचार्ज होता है। तो PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये सही लग रहा है क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन की बात करी है। तो आंसर सेकंड करते हैं 73 का। वेल नोन क्वेश्चन है, वेल नोन रिएक्शन है, मुझे लगता है हर बच्चे ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 73 के बाद 77 देखें आप। कैलकुलेट द करंट इन मिली एम्पियर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 0.195 ग्राम of platinum metal in 5 hours from a solution of PtCl62 negative.
ओके, PtCl6 नेगेटिव बोल दिया तो +4 बोल दिया बच्चे वैलेंसी इसकी। लगा देते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है M = ZIT, जिसको हम लोग लिखते हैं AIT बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू फैराडे कांस्टेंट। तो यहां से करंट हमको समझ में आता है MV × F डिवाइडेड बाई AT। तो वैल्यू रख दिया जाए, M की वैल्यू हमको कितना चाहिए 0.195 ग्राम, वैलेंसी 4 है, 96500 है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास 195 है प्लैटिनम का, और टाइम 5 आवर्स का है, 5 × 60 × 60 है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 21.4। तो थर्ड आंसर मिल जाता है हम लोगों को सॉल्व करके, आप कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 77 था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 है, कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड यूजिंग एप्रोप्रिएट मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब हमने कुछ डाटा दे दिया जी, आपको जिसकी मर्जी हो यूज करिए, मुझे एसिटिक एसिड का बताइए। आपने ये क्वेश्चन भी बार बार किया होगा। एसिटिक एसिड के लिए आपको चाहिए, अगर NaCl HCl मिल जाए और NaOH मिल जाए तो हम HOAC का बता सकते हैं। हमको पता है कि लैम्डा E के टर्म में अगर मैं बात करूं तो HCl में से NaCl का डिफरेंस लूं तो डिफरेंस आ जाएगा H और Na का, और दूसरी तरफ ये ACOH माइनस ACONA का डिफरेंस होगा। तो अब ACOH का अगर मुझे चाहिए तो लैम्डा E ऑफ ACOH हमारा सामने आ जाएगा। लैम्डा E कह दूं, लैम्डा M कह दूं, सबका एन फैक्टर सेम है। तो लैम्डा M के टर्म में अगर भी मैं बात करूं तो ACOH का हो जाएगा बच्चे कितना, तो HCl में से NaCl घटाया और जोड़ दिया ACONA की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो HCl है 426 माइनस NaCl है 127 और प्लस 91, तो सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ये 390। तो आंसर सेकंड करते हैं हम। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, कुलरॉक्स लॉ बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुलरॉक्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन। मुझे लगता है आपने सबने सही किया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखें आप। फॉर द रिएक्शन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया का एक रिएक्शन, अमोनिया का प्रिपरेशन है, डेल्टा NH3 by डेल्टा T, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया 2 × 10⁻⁴ है। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। आप देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर ये 2 मोल बनता है तो ये 3 मोल डिसअपियर हो रहा है, मतलब इसका 1.5 टाइम्स है। 2 मोल अमोनिया बनने के लिए 3 मोल हाइड्रोजन को रिएक्ट करना होगा। तो हमें समझ में आता है कि 1.5 टाइम्स ऑफ दैट, तो इस वैल्यू का 1.5 टाइम्स 2 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 1.5 3 × 10⁻⁴। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते थे -1/3 ऑफ डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज एक्चुअली इक्वल टू 1/2 ऑफ डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आपको मैंने ये वैल्यू दे दी है तो इस 3 को वहां पहुंचाना था, तो आप लिख सकते थे कि माइनस डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज एक्चुअली 3/2 ऑफ डेल्टा NH3 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये वैल्यू पुट करना था 3/2 टाइम्स ऑफ दैट, जो अभी आपको मैं बोल रहा था कि इक्वेशन देख के भी आप 1.5 टाइम्स समझ सकते थे इसको। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 देखें आप बोर्ड पे। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन 2A + B goes to A to B if the concentration of A is doubled and that of B is halved। भाई ठीक है, R इज इक्वल टू हम जानते हैं कि A का पावर 2 होना है और B का पावर 1 होना है। आप करें इसको डबल कर दिया मतलब 2 का पावर 2 हो जाएगा, और B को आधा कर दिया मतलब 1/2 कर दिया, तो समझ में आता है कि एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा रेट, तो इंक्रीज कर जाएगा, डबल हो जाएगा रेट 4 टाइम्स और एक जगह आधा, तो 4 × 1/2 2 ही तो रहेगा, तो 2 से फैक्टर आ जाएगा और ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, डबल हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था 85। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद
क्वेश्चन नंबर 89 देखें आप। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए आपने अरहेनियस इक्वेशन यूज करना होता है और ये वाला इक्वेशन यूज करना होता है, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। मतलब आपको मैं K2 दे दूं, K1 दे दूं, T1 T2 बता दूं तो आप मुझे EA बता सकते हैं। मतलब दो रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर पे बता दीजिए फॉर द सेम रिएक्शन वी कैन डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, थर्ड आंसर 89 का हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का। होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया पेपर। थैंक यू सो मच।